हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी चैनल। मैं हूं साधना देवी चौहान और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, सबसे पहला है आई कार, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू क्रॉप वैरायटीज क्या क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे डेफिशिएंसीज ऑफ एनपीके या फिर फर्टिलाइजर्स डेफिशिएंसीज। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नबार्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, प्लस इसमें जो भी जानकारी आपको मिलती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में कभी भी आपको सहायता कर सकती है। नॉलेज आप जितना ज़्यादा गेन करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। ऐसा कोई भी नॉलेज मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट तो हो सकता है, लेकिन लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक जो आप पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं या समझते हैं वो लाइफ टाइम आपको कभी ना कभी मतलब फ़ायदा करता ही है वो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है मैंने और भी कुछ वीडियोस बनाई है, उसका थर्ड पार्ट है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आगे 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 वीडियोस आएंगी वो आप देख सकें, और इसमें जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस चैनल पर बहुत सारे बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं, और बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही मिलेगा और कोई बेकार की बात नहीं। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आई कार का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको लिखते हैं डेयर। ऑटोनोमस मतलब ये एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने अनुसार क्या करती है? अपने अनुसार एक्ट करती है, फ्री टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। अपने अनुसार वो कोई भी नई चीज लेके आनी है, मतलब अपने अनुसार काम करती है, उसको कोई इंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई और नहीं होता। बट ये अंडर है किसके? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के, जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जीओआई। और इसको पहले क्या कहा जाता था? मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मली, इसका मतलब इसका पहले जो नाम था वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये बना था 16 जुलाई 1929 को। और ये क्या था? एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, एक किसके अंडर? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एट प्रेजेंट आज की अगर बात करें तो टोटल 101 आई कार इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में, और कितने? 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, और ये किन चीज़ों पर काम करती है? तो ये काम करती है खास तौर पर प्रोडक्शन डेवलपमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, मिल्क, एग, है ना। तो ये हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, मिल्क, एग, फूड ग्रेन्स, ये क्या क्या है, इनकी और भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ आई कार सोसाइटी ये हैं आज की डेट में श्री राधा मोहन सिंह। ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट का मतलब होता है पद के अनुसार। पद के अनुसार मतलब जो भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होंगे वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? प्रेसिडेंट बन जाएंगे आईकार सोसाइटी के। तो इस तरह से आज की डेट में कौन है? श्री राधा मोहन सिंह। ठीक है, आगे हम देखते हैं 3 जो प्रोग्राम्स हैं, मेन प्रोग्राम्स बाय आई कार, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला मैंने यहां पर लिखा हुआ है विजन 2020। ये किस लिए है? कि फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इंडिया के एग्रीकल्चरल ग्रोथ के थ्रू डेवलपमेंट करने के लिए विजन 2020 लाया गया। नेक्स्ट है विजन 2030। ये किस तरह से? ये भी एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैसे? साइंस एंड एजुकेशन के माध्यम से। क्या करेंगे इसमें लोगों को सिखाया जाएगा साइंटिफिक नॉलेज और एजुकेशन के थ्रू। जो स्टूडेंट्स होते हैं आई कार के
इन यूनिवर्सिटीज के, वो क्या करेंगे, इस फील्ड में पढ़ाई करेंगे और इस तरह से किसानों से जुड़ करके एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। विजन 2050 क्या है, ये भी साइंस एंड इनोवेटिव तरीके से फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी और क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, ये आप मेरी और जो वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं। फाइन। आई कार के अंडर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म है IARI, और इसी को क्या कहते हैं, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। तो ये कहां पर है, ये न्यू दिल्ली में है। इसने क्या किया है, इसने रिलीज किए हैं 7 न्यू वैरायटीज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर में सबसे पहला जो मैंने लिखा है दैट इज कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या होता है, फूल गोभी। ये कब रिलीज की गई, ये रिलीज की गई 2015-16 में, और इसका नाम है पूसा बीटा केसरी, ठीक है। और एवरेज ये कितना यील्ड करता है, ये करता है 2.37 टन पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में 2.37 टन इसका ये इतना प्रोड्यूस करता है। ये सबसे पहला इंडिजीनियसली ब्रेड, इंडिजीनियसली मतलब भारत में बनाई गई नस्ल है ये। और क्या है ये, इसमें कैरोटीन पाई जाती है। कैरोटीन जो येलो फ्रूट्स में मिलता है, खास तौर पर आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कैरेट में कैरोटीन होता है, आंखों के लिए बेस्ट है, तो ये इसमें पाया जाता है। ये NCR रीजन के लिए में क्या है, लगाने के लिए बेहतर है। NCR मतलब क्या होता है, ये जो दिल्ली के आसपास की एरियाज हैं, आप यूपी के साइड ले लो, यूपी बॉर्डर ले लो, हरियाणा बॉर्डर ले लो, ठीक है। इधर क्या है, इस तरफ लगाने के लिए ये बेटर है। यहाँ की जो सॉइल है बोलना चाहिए और यहाँ का एनवायरमेंट है, इस तरह के कॉलीफ्लावर के लिए अच्छा है। और क्या है, विल टैकल मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया। मैल न्यूट्रिशन मतलब जो कुपोषण है भारत में, उसको हैंडल करने के लिए ये बेस्ट है। ये जो कॉलीफ्लावर की जो वैरायटी नई जो बनाई गई है वो। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, इसको कहते हैं शारदा तरबूज। इसको शारदा तरबूज ही कहते हैं। ये भी 2015-16 में रिलीज की गई है और इसका नाम है पूसा शारदा, ठीक है। इसका क्या है, यील्ड 5.44 टन पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 5.44 टन। और ये क्या है, नेट हाउस, आपने देखा होगा एक क्या है, क्रॉप्स तो लगाते हैं, उसके ऊपर नेट लगा दिया जाता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो नेट हाउस के अंदर इसको उगाया जा सकता है। मेनली नॉर्थ इंडिया में ये लगाया जा सकता है। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं, इसके जो फल होते हैं, वो 85 से 90 दिन के अंदर अंदर में हार्वेस्ट होने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्यूकुम्बर। ये क्या होता है, ये होता है खीरा, और इसका नाम है पूसा सीडलेस क्यूकुम्बर 6। सीडलेस का मतलब आप समझ गए हैं कि ये इम्प्रूव्ड सीडलेस वैरायटी है, इसमें बीज नहीं है और ये बेस्ट है। और इसको क्या है, ऑफ सीजन भी कल्टीवेट किया जा सकता है। अब क्यूकुम्बर क्या है, जायद क्रॉप है जिसका सीजन होता है कुछ, है ना, अप्रैल मई जून के आसपास। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ सीजन भी लगाया जा सकता है, नवंबर टू मार्च। मस्क मेलन क्या है, ये भी 2015-16 में रिलीज की गई और ये होता है खरबूजा, जिसका नाम क्या है, पूसा मधुरिमा, ठीक है। और ये यील्ड कितना करता है, 22.45 टन पर हेक्टेयर। ये हाई यील्ड और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा लंबी है। इसकी जो लाइफ है, इसकी जो क्या बोलना चाहिए, इसका जो कवरिंग का जो लाइफ है वो ज्यादा लंबा है। और ये क्या है, 80 दिनों के अंदर अंदर रेडी हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। इसमें एक खूबी है, क्या है कि जो फ्लावर के जो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं ना, फ्लावर एक फ्लावर मेल होता है, एक फीमेल होता है, तो वो क्या है, इस प्लांट में दोनों अवेलेबल है। ये इसकी खासियत है, इस मस्क मेलन की खासियत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राउंड मेलन, जिसको गोल तरबूज कहा जाता है, और ये है, ये भी 2015-16 में रिलीज की गई। इसका नाम है पूसा रौनक, और ये 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है और ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अंदर जो फ्लैश होती है, जो खाने का जो पार्ट होता है, वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है।
और इसकी जो एवरेज जो यील्ड करता है, ये कितना करता है 7.59 टन पर हेक्टेयर। अब ये इतने सारे हैं, आपको लग रहा होगा कि कंफ्यूज कर देने वाला है, लेकिन ऐसी ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, रिपीट कर करके देखें। कोई चीज हमें याद क्यों हो जाती है? क्योंकि हम उस चीज को बार बार देखते हैं, बार बार बोलते हैं या बार बार सुनते हैं। अब एडवर्टीजमेंट्स ही ले लीजिए, आपको वो इसीलिए याद रहता है क्योंकि वो बार बार दिखाते हैं। तो दैट्स वाई आपको पढ़ाई की चीजों को भी बस रिपीट करते रहना है, तब जा करके आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग मेलन, जिसको हिंदी में कहते हैं ककड़ी, और ये भी 2015-16 में रिलीज की गई है। इसका नाम है पूसा उत्कर्ष। ये नाम पूछे जा सकते हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद कर लीजिए। और ये क्या है? ये पहली अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है लॉन्ग मेलन की। कहने का मतलब पहला ऐसी वैरायटी बनाई गई जो कि समय से पहले ही मैच्योर हो जाता है, खाने के लिए रेडी हो जाता है। और ये नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्दर्न इंडिया में इसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा सॉइल पाया गया है। और ये 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर में हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, इसका डिजाइन कैसा है? थोड़ा सा ये कर्व्ड होता है और इसकी लंबाई 52 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसका कलर जो है हल्का हल्का हरा होता है, स्मूथ होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक बनाया गया है, दिस इज गुड थिंग कि भाई कड़वाहट नहीं है इसमें। और यील्ड कितना है इसका? तो इसका है 29.2 टन पर हेक्टेयर। ओके, मैरीगोल्ड, ये कब रिलीज हुई? ये भी हुआ 2015 में, और हिंदी में इसको कहते हैं गेंदे का फूल। ठीक है, फूल है गेंदे का, आप गाने वाने सुने होंगे आपने। ओके, और इसका नाम है पूसा बहार। ठीक है, ये क्या है? ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड ग्रुप की वैरायटी है। 90 से 100 दिनों के अंदर अंदर ये हार्वेस्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। इसकी हाइट है 75 से 85 सेंटीमीटर, और ये बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं। 8 से 9 सेंटीमीटर तक की इनकी क्या होती है? डायमीटर होती है, और येलो कलर के होते हैं। और जनवरी मार्च के बीच में इनको लगाया जाता है। और क्या है, गार्डन्स में बेडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बिछा देते हैं सुंदर बनाने के लिए गार्डन्स को, उसके लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वीट की वैरायटीज। वीट की वैरायटीज में क्या है? सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है HS542, इसको कहते हैं पूसा किरण। ये भी 2015 में बनाया गया या प्रोड्यूस किया गया, जो भी है, रिलीज किया गया। सेमी ड्वार्फ होता है ये। इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल ही छोटा तो नहीं है, बट नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ी कम हाइट होती है। ठीक है, इसकी यील्ड कितनी है? 6.03 टन पर हेक्टेयर रेन फेड में, अगर बारिश हो रही है और उससे अगर सिंचाई हो रही है तो ये बेस्ट होता है। किसके लिए? चपाती एंड ब्रेड के लिए, रोटी और जो ब्रेड डबल रोटी आप देखते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्राइप एंड लीफ रस्ट। रस्ट का मतलब आप समझते हैं, जंग लग जाता है जो, तो पत्तों में जो डॉट डॉट करके हो जाता है ना, बूंदें जैसी बन जाती हैं लीफ में, तो उसको कहते हैं लीफ रस्ट। और स्ट्राइप क्या होता है कि ये मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, पत्तों में ऐसी धारी धारी बन जाती है व्हाइट और येलो कलर की। तो ये जो वीट की वैरायटी है, ये इन सारी चीजों से ये क्या है? बचा हुआ है, मतलब इनमें ये सब कुछ रस्ट वगैरह नहीं होगा। ये इस तरह की क्वालिटी प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, इसका एवरेज यील्ड जो है वो 3.3 टन पर हेक्टेयर है। अगर रेन फेड है तो 6.03 है, और ऐसे नॉर्मल में 3.3 है। और ये कहाँ के एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट है? तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के लिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी इलाका है वहां के लिए ये बेहतर है। और इसके बाद है HW1098, जिसको कहते हैं नीलगिरी खपली या खापली, वो आप प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे। ठीक है, और ये भी रिलीज हुई है 2015 में। ये हाई यील्ड सेमी ड्वार्फ, यानी कि जैसा कि मैंने कहा नॉर्मल हाइट से थोड़ी कम है, बिल्कुल ड्वार्फ नहीं है लेकिन थोड़ी कम है इसकी हाइट, जो है 85 सेंटीमीटर। ये भी हाई डिग्री रेजिस्टेंस है, किससे? स्टेम, लीफ एंड येलो रस्ट से। ठीक है, रस्ट मैंने बता दिया आपको कि पत्तों में येलो कलर की पतली पतली धारियां बन जाती हैं और पत्ता बिल्कुल बेकार दिखने लगता है, तो उससे ये
रेजिस्टेंस है। और क्या है, बोल्ड ग्रेन इसके जो होते हैं, इसके जो दाने होते हैं वो बहुत ही बड़े और अच्छे होते हैं। और एवरेज इसका क्या है यील्ड, तो वो है 4.55 टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है HDCSW18 और ये भी 2015 में रिलीज की गई है। ये पहली वैरायटी है कंट्री ब्रेड, यानी कि भारत का जो नस्ल है उसमें ये बनाई गई क्या है, पहली वैरायटी है। और ये कहाँ पर उगाए जा सकते हैं, तो वो है NCR दिल्ली में, मैंने बता दिया है आपको। और इसमें खास तौर पर जो ब्राउन कलर के रस्ट होते हैं, ब्राउन रस्ट होते हैं, वो नहीं लगेंगे। और इसमें जो करनाल बंट होता है, क्या होता है, यहाँ पर मैंने ड्राइंग बनाया, आप देखेंगे कि गेहूं में उसका जो एक गेहूं में क्या होता है, एक लकीर होती है, तो वहां पर जो ब्लैक टाइप हो जाता है ना, ब्लैकिश हो जाता है, पूरा गेहूं ब्लैक हो जाता है, या फिर साइड से ऐसा लगता है जैसा कीड़े ने खा लिया है, ऐसा लगता है देख के, और ब्लैक हो जाता है और बिल्कुल जैसे कि खराब सा हो जाता है। तो वो चीज नहीं होगी इस वैरायटी में। और इसकी एवरेज यील्ड क्या है, 6.28 टन पर हेक्टेयर। HD3117 ये भी 2015 में रिलीज हुई। ये फ्री है ब्राउन एंड येलो रस्ट से, और करनाल जो बंट है उससे ये हाईली टॉलरेंट है, मतलब ये इसमें भी करनाल बंट कम ही देखा जाता है। और इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो है 11.7%। एवरेज यील्ड है इसका 4.7 टन पर हेक्टेयर। और इसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है NCR दिल्ली में। नेक्स्ट है HD4728 जिसका नाम है पूसा मालवी, और ये भी 2015 में रिलीज की गई स्वेमी ड्रॉप है। इसकी लेंथ है 90 सेंटीमीटर और 120 दिनों में ये मैच्योर हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। हाई रेजिस्टेंस है लीफ एंड स्टेम रस्ट डिजीज से, और इसके ग्रेन्स भी, इसके दाने भी बड़े होते हैं, मोटे होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और ये क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये सेमोलिना बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज में काम पे लाए जाते हैं जहां पर जैसे पास्ता बनाई जाती है, सूजी बनाया गया, तो उन चीजों को बनाने के लिए ये जो गेहूं है ये बेस्ट माना जाता है। ठीक है, एवरेज यील्ड इसकी है 5.42 टन पर हेक्टेयर। और भारत के जो सेंट्रल जोन मतलब जो मध्य भारत है, वहां पर इसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट पाया जाता है। और नेक्स्ट है HS562 2015 में रिलीज हुई। ये भी चपाती और ब्रेड के लिए बहुत ही बेहतरीन है। रेजिस्टेंस है ये लीफ और स्ट्राइप रस्ट के लिए, रस्ट से। और एवरेज इसका जो यील्ड है, अगर रेन से इरिगेशन हो रही है तो 3.6 टन पर हेक्टेयर, और अगर मैनुअली इरिगेट किया जा रहा है तो वो होगा 5.2 टन पर हेक्टेयर। और इसके लिए बेटर एनवायरनमेंट मिलता है कहाँ पर, नॉर्दर्न हिली जोन्स पर। ठीक है, मतलब नॉर्थ इंडिया में जो पहाड़ी इलाका है वहां पर। पर्ल मिलेट कहते हैं इसको, बाजरा। और इसमें जो क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है वो है पूसा कंपोजिट 701। ये भी 2015 में रिलीज हुई। इसमें डाउनी माइल्ड्यू एंड ब्लास्ट जो होता है उससे ये रेजिस्टेंट है। ये क्या चीज है, ये जब बाजरे में जो जहां पर फूल लगता है, वो जो पोर्शन है, वो जो फूल वाला हिस्सा है, वहां के फूल क्या हो जाते हैं, पत्तियों जैसे बन जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लीव्स में। तो ये उसकी परेशानी है, ये बाजरे में ये खामी है। तो ये चीज इसके लिए क्या है, ये जो पर्ल मिलेट, ये जो वैरायटी बनाई गई है ये उससे रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें ये वो चीज नहीं होती, वो दिक्कत नहीं आती। और क्या है, एवरेज यील्ड इसका है 2.3 टन पर हेक्टेयर। और ये कहाँ कहाँ पर उगाए जा सकते हैं और बेस्ट होते हैं, तो वो है राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है पूसा 00 मस्टर्ड होता है सरसों, और इसका पूरा नाम क्या है, पूसा 00 मस्टर्ड 31। ये भी 2015 में रिलीज की गई। NCR रीजन इसके लिए बेस्ट है। और इसके जो बीज होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और इसमें 40.56% तेल होता है, इतना ऑयल होता है इसमें। 144 दिनों में ये मैच्योर हो जाता है और हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसकी एवरेज यील्ड कितनी है, 2.37 टन पर हेक्टेयर। फाइन, अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स डेफिशिएंसी, यानी कि
जो भी आप क्या देते हैं, अनाज में अगर जो आप खाद डालते हैं उसमें क्या क्या किन किन चीजों की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए डाला जाता है, और कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से पौधों में क्या क्या परेशानी होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि किस में क्या किस चीज की कमी है, ये देखेंगे हम। जो भी पौधों में जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको पता करने के लिए ही सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बनाया गया है सरकार के द्वारा, और जिससे सॉइल के कुछ बोलना चाहिए सैंपल्स लिए जाते हैं और उसको क्या करते हैं, लैब में भेजते हैं और टेस्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर फर्टिलाइजर डालने के लिए किसानों को बोला जा रहा है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम मैंने अच्छे से समझा रखा है एक वीडियो में, तो वो आप रेफर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल क्या है, पी। किसी भी पौधे में अगर फॉस्फोरस की कमी है तो उसका सिम्टम होता है कि जो पत्ते होते हैं, हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, उनका जो रंग होता है वो डल हो जाता है। डल मतलब बिल्कुल पुराना सा दिखने लगता है, ठीक है। और पर्पलिश स्टेम, जो स्टेम होती है, जो उसका जो तना होता है वो भी कैसा हो जाता है, बहुत ही ब्लैकिश या पर्पलिश सा हो जाता है, ठीक है। बैगनी कलर सा दिखने लगता है और येलो जैसा दिखने लगता है। और इसमें क्या होते हैं, जो ग्रीन जो फॉइलेज है, ग्रीन फॉइलेज का मतलब जो हरे भरे पत्ते होते हैं ना, उनकी कमी होती है, मतलब हरे पत्तों की कमी होती है, जो नए पत्ते लगते हैं जो, उसकी कमी पाई जाती है। जब किसी पौधे में फास्फोरस की कमी होती है तो ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा मिल सकता है, जब ऑर्गेनिक फास्फोरस की बात करें तो वो मिलता है रॉक फॉस्फेट में, बोन मील में, और अन्य जो भी लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उनमें ये पाया जाता है। और इसको सॉइल में मिला करके मतलब प्लांट्स के पास जो सॉइल होता है उसमें डाल करके प्लांट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रूट्स के हेल्थ के लिए, ठीक है। पौधों के जड़ों की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसको यूज कब करते हैं, तब करते हैं ड्यूरिंग ब्लूमिंग एंड सीड सेट, मतलब जब नए उसमें पत्ते लगने वाले होते हैं तब उसमें यूज दिया जाता है पौधों की जड़ों में। और कैसे, सॉइल के माध्यम से, मतलब सॉइल में डाल दिया जाता है और उसमें से प्लांट ले लेता है। ये खास तौर पर एटीपी बनाने के लिए काम करता है, जो फास्फोरस होता है। एटीपी क्या होता है, अब बायो के बच्चों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो कि अगर एनिमल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और प्लांट्स की बात करें तो किस में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोफिल के लिए, और फिर उसके बाद में आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ड्राइंग बनाई है, आप पत्तों के किनारों को अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जल गया है, बिल्कुल सूख जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं। तो ये होते हैं फास्फोरस की कमी से, ठीक है। फास्फोरस का यहाँ पर मैंने एक ऐसे ही जनरल नॉलेज लिख दिया है, एटॉमिक नंबर होता है 15, वो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के, और इसको पोटैश भी कहा जाता है। और खास तौर पर ये प्लांट्स के जनरल हेल्थ के लिए, मतलब साधारण हेल्थ की अगर बात करें पौधों की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाता पौधों में, और क्या बोलना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल नहीं हो पाता, और भी कई बाकी जो प्लांट के कंपाउंड्स हैं वो नहीं कर पाते। और डिजीज रेजिस्टेंस जो है, बीमारियों से बचने के लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों के लिए, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, अगर कमी पोटेशियम की है किसी पौधे में तो वो मुरझाए हुए से लगते हैं, बीमार से लगते हैं, और उसमें जो फूल या फिर फल लगता है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, नॉर्मल साइज से छोटे होते हैं। और क्या होता है कि पीले पड़ जाते हैं, और जो पुराने पत्ते होते हैं वो बिल्कुल ही पीले पड़ जाते हैं, और जो नए पत्ते लगते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बीमार से हो गए हैं। बीमार मतलब पत्तों में जो नए पत्ते लगते हैं वो भी लगते हैं कि बीमार से ग्रसित हैं, ठीक है। और सोर्स क्या है इसका, ऑर्गेनिक पोटेशियम का जो सोर्स है वो है सल्पोमैग, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है सल्फेट ऑफ पोटैश मैग्नीशिया, ठीक है। इसमें मिलता है, पाम बंच ऐश में मिलता है। और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 19, यानी कि 19, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें कार्बन
आने लग जाए। ठीक है, सॉइल में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें कुछ कार्बन कंटेंट आ जाए, कार्बन जिस चीज में है वो अगर उसमें मिक्स हो जाता है उस सॉइल में, तो उसकी वजह से क्या होता है, अब ये देखते हैं आगे। वो जो कार्बन कंटेंट होता है सॉइल में उसको कहते हैं सॉ डस्ट। अब ये सॉ डस्ट क्या होता है, सॉ यानी कि आरी, जिससे क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं। तो जंगलों में जाकर के जब लकड़ी काटते हैं और उसकी वजह से जो डस्ट या फिर वो जो लकड़ी के छोटे छोटे क्या बोलना चाहिए, डस्ट होता है, ठीक है, पाउडर जैसा निकलता है लकड़ी में से, वो जब सॉइल में मिक्स हो जाता है ना, तो उसकी वजह से सॉइल का कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है। और नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन का काम है वो जो कार्बन सोर्स होता है सॉइल का, उसको जो सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब वो चाहे अर्थवर्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं अपने लिए, कार्बन सोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, वो ले लेते हैं उसको, वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ले लेते हैं उस नाइट्रोजन को, वहां पर जो पैदा हो जाते हैं उसकी वजह से, और इस तरह से प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स कर देते हैं इसको कहते हैं रॉबिंग ऑफ द सॉइल ऑफ नाइट्रोजन, रॉबिंग द सॉइल ऑफ नाइट्रोजन, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन की कमी है ये लगभग सारे सब्जियों में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स को छोड़कर। जो आप दाल की अगर बात करें, है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, राइबोसम्स होते हैं जिसमें, रूट नोड्यूल्स में जिनके, उसके अलावा बाकी सभी में नाइट्रोजन की कमी पाई ही जाती है। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसीलिए इसकी कमी हो ही जाती है पौधों में। और इसको कैसे हम लिक्विड फर्टिलाइजर के थ्रू इसको प्रोवाइड करते हैं, और इसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्टली पत्तों में स्प्रे किया जाता है। ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइजर के थ्रू पत्तों में डायरेक्टली स्प्रे किया जाता है, इसको सॉइल में नहीं डाला जाता, रूट में नहीं डाला जाता, सीधे सीधे पत्तों में स्प्रे किया जाता है। ठीक है, और सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसका कलर जो है, पौधों का कलर येलो हो जाता है, पेल हो जाता है, जो फ्लावरिंग होती है, फ्रूटनिंग्स होती है, और स्टार्च जो होता है वो भी कम हो जाता है, मतलब कम फूल लगने लगते हैं, फल कम होने लगता है, और सब कुछ कम हो जाता है। डॉर्मेंट बड्स हो जाते हैं, बड्स का मतलब अगर नई कली आई भी तो वो क्या है, निष्क्रिय हो जाती है, कुछ कर नहीं पाती। इसको, ये जो भी सिम्टम्स हैं इसको कहते हैं जनरल स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब भूख से मरना। ठीक है, तो भूख से प्लांट क्या है, भूख से तड़प तड़प कर मर रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की कमी से ये प्रॉब्लम होती है पौधों में। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या अप्लाई किया जाता है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए अप्लाई किया जाता है अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो ये था एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे वीडियो, जो कि आपके नबार्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो किसी भी एग्जाम में किसी भी फील्ड से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ऑल्सो। And thank you so much. All the very best for all your upcoming exams. Thank you.